हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, आज के इस वीडियो में करेंगे धातु और धातु का मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अम्ल क्षार के बारे में बताया था, उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसी तरह हर एक चीज़ को हम खत्म कर देंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा क्लास इंपोर्टेंट जरूर मिले, ठीक है ना। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका है कि धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है। तो धातु को देखिए, जब धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। देखिए, तनु का मतलब जानते हैं क्या होता है। तनु का मतलब होता है कि पानी का मात्रा ज़्यादा, पानी की मात्रा ज़्यादा और अम्ल का मात्रा कम। पानी की मात्रा ज़्यादा, अम्ल का मात्रा कम। तो तनु का मतलब समझ गया। एक और होता है सौंद्र। एक और क्या होता है, सौंद्र। सौंद्र माने क्या होता है, अम्ल ज़्यादा पानी कम, ठीक है ना। तो जब धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनवे करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो देखिए, अब कोई सा भी क्या करते हैं हम, कोई सा भी हम ले लेते हैं धातु और कोई सा भी हम ले लेते हैं। तो मान से ले लिए Na ले लिए, क्या ले लिए, Na ले लिए। इसके साथ जो है HCl करा दिए। क्या करा दिए, HCl करा दिए। आपको पता है कि Na पर भी संयोजकता एक होता है और Cl पर भी संयोजकता -1। तो NaCl के साथ क्रिया कर लेता, बन जाता है NaCl। अब दोनों पर चार्ज बैलेंस है तो NaCl, और ये बेचारा H बन जाता है H2। क्या बन जाता है, H2 बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखना 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो आइए हम नेक्स्ट फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक आप बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं। एकदम हलवा सवाल है, बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट वीवीआई सवाल है, ठीक है ना। देखिए, आपको पता है कि सोडियम क्या है ना, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील। सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगर इसको खुले में छोड़ देंगे ना तो हवा से ये क्रिया करके विस्फोट कर जाएगा, जिससे कि हानि पहुंचेगा आसपास के लोगों को, है ना। इसलिए इसको पानी में डुबा कर रखते हैं, सॉरी पानी में कह रहे हैं कि केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। केरोसिन तेल से अभिक्रिया ये नहीं करता है, ठीक है ना। तो वही देखिए, हम लिखें एक बार पढ़ लीजिए जरा बढ़िया सा कि सक्रियता श्रेणी में सोडियम को अधिक अभिक्रियाशील के क्रम में रखा गया। सबसे ऊपर कौन होता है, पोटेशियम होता है। उसके नीचे क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है ना। तो देखिए, पोटेशियम सोडियम जो होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अभिक्रियाशील धातु है। तो अभिक्रियाशीलता क्रम में रखा गया है। सोडियम को खुले में छोड़ देने पर आसपास की वायु नमी से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, ठीक है ना। मोस्ट वीवीआई सवाल। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। सीधा आता है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण देके लिखिए। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, आयनिक यौगिक का ही दूसरा नाम है वैद्युत संयोजी यौगिक। क्या नाम है, वैद्युत संयोजी यौगिक। ये ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर, मतलब धातु से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, उठ के अधातु में जाएगा, और जो यौगिक बनेगा उसे क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। देखिए इसे NaCl हो गया, KCl हो गया, Mg हो गया, MgCl2। ये क्या है, देखिए आयनिक यौगिक आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। देखिए, आयनिक यौगिक पहचानने का तरीका है कि एक होगा धातु, एक होगा अधातु। आप यहाँ देख लीजिए, Na क्या है, धातु है। Cl क्या धातु है, K क्या है, धातु है। Cl क्या धातु है, Mg क्या है, धातु है। Cl क्या धातु है। मतलब धातु और धातु के बीच बने यौगिक को क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, नेक्स्ट जो खाली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अब जो देखिए, ये भी मोस्ट वीवीआई सवाल है। कहता है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखे। आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखे, तो कम से कम आपको 4 गुणधर्म लिखना है। तो पहला क्या लिखना है, इसका भौतिक प्रकृति। क्या लिखना है, भौतिक प्रकृति। देखिए, आयनिक यौगिक धनायनों एवं ऋणायनों के मजबूत आकर्षण बल के कारण क्या होता है, ठोस एवं कठोर होते हैं। मतलब बोलेगा कि आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, तो आपको सिंपल लिखना है कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर, कठोर एवं ठोस होती है, ठीक है ना। क्यों कठोर ठोस, अब पूछ गया क्यों कठोर ठोस होता है। क्योंकि आयनिक यौगिक जो बनता है ना, वो मजबूत धनायन और ऋणायन बंध से बनता है, आयन से मिलकर बनता है, इसीलिए उनके बीच जो बॉन्ड होता है ना, मजबूत होता है। अब जिस भी यौगिक के बीच बॉन्ड मजबूत है तो वो ठोस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, पहला भौतिक प्रवृत्ति, दूसरा आपको लिखना है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। अब सीधी सी बात है, जिसका बंध जो है, जिसका बंध काफ़ी मजबूत है, जिसका बंध काफ़ी मजबूत है, तो उसको गलाने या उसको उबालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उष्मा देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा उष्मा देना पड़ा तो कहेंगे गलनांक क्वथनांक दोनों उच्च है। समझ रहे ना। देखिए लिखे हैं, आयनिक यौगिक मजबूत अंतरा आयनिक बल के कारण इनके कण आपस में काफ़ी सटे होते हैं। सीधी सी बात है, कठोर ठोस है तो ठोस का कण वैसे भी सटा रहता है, और ये मजबूत है। तोड़ने के लिए काफ़ी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, अतः गलनांक एवं क्वथनांक क्या है, उच्च होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट इसका जो है गुणधर्म। नेक्स्ट गुणधर्म इसका घुलनशीलता है। क्या है, घुलनशीलता। देखिए, घुलनशीलता माना हो गया घुल जाना। क्या हो गया, घुल जाना। आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, घुलनशील, लेकिन पेट्रोल केरोसिन जैसे पदार्थों में अघुलनशील। आयनिक यौगिक जैसे आपका नमक NaCl क्या है, आपका है आयनिक यौगिक, तो बोले थे ना Na धातु Cl धातु, तो ये आपका क्या है,
आयनिक यौगिक। तो ये नमक का सूत्र होता है, नमक बोले जल में नहीं घुलता है, बिल्कुल घुल जाता है। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ में घुलेगा ना, ये नहीं घुलेगा। पेट्रोलियम पदार्थ में ये नहीं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इस सबको बोलते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, तो इनमें घुलेगा तो ये नहीं घुलेगा। समझ गए ना। चलिए 3 पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट इसका लिख देना है विद्युत चालकता। क्या लिख देना है? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जो है, विद्युत चालकता का मतलब क्या होगा कि आयनिक यौगिक से करंट बहेगा, उसी को कहते हैं विद्युत चालकता। देखिए आयनिक यौगिक से करंट ऐसे नहीं बहेगा। जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होता है, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, मतलब करंट नहीं बहेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके बीच क्या है, आयन ही मुक्त नहीं होते। क्या होते हैं? आयन ही मुक्त नहीं होते, इसलिए जो ये विद्युत का चालन ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। वही अगर इनको घोल दे पानी में, तो पानी में घोलने से क्या होता है कि इनके आयन फ्री हो जाते हैं। इनके आयन फ्री हो जाते हैं। जब आयन मुक्त हो गए तो करंट बहेगा, क्योंकि करंट बहने के लिए फ्री आयन होना चाहिए। ठीक है ना। तो वही हम लिखे हैं, आयनिक यौगिक मजबूत अंतरा आयनिक आकर्षण बल के कारण ठोस होते हैं, जिसके कारण इनके आयन मुक्त रूप से गति नहीं करते हैं, अर्थात ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो यही 4 पॉइंट था इसका आयनिक यौगिक का। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खनिज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? ये भी आपका 2 नंबर में आ जाता है। खनिज एस की ये दोनों आपका 2-2 नंबर में आ जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या को क्या कहते हैं? खनिज। मतलब कि आपको पता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, यानी पृथ्वी है, इसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी, इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहते हैं। तो इस पर जितना भी प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। बस इतना सिंपल से डेफिनेशन आपको लिखना है। फिर अयस्क का बात आया। देखिए अयस्क क्या है ना, अयस्क क्या होता है? कुछ विशेष स्थानों पर खनिजों में अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन्हीं खनिजों को अयस्क। देखिए खनिज और अयस्क में क्या अंतर? खनिज है कि आपका तनियों को उसमें धातु पाया जाता है, उसको बोल दिए खनिज बोल दिए। लेकिन अयस्क क्या बोलेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा धातु है खनिज में, बहुत कोई विशेष मात्रा में, से मान चलिए लोहा का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट होता है। तो हेमेटाइट कहीं जो है ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो हेमेटाइट में लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको निकालना लाभकारी होगा, इसलिए बोल देंगे लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। समझ गए ना। तो अयस्क भी आपका इस तरह से लिख देना। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भर्जन किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भर्जन, इसको रोस्टिंग कहते हैं। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। देखिए जर्डन आपका है, जर्डन आपका है ना, जर्डन को जब सी से अभिक्रिया करेंगे तो जर्डन बन गया और CO बन गया। तो यहाँ जो है एक तरह से भर्जन वाला काम हो रहा है। ठीक है ना। यानी कि सल्फाइड अयस्क, किसको? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए निस्तापन देख लेते हैं। निस्तापन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भर्जन निस्तापन में क्या अंतर है ना, भर्जन में सल्फाइड अयस्क लेते हैं, लेकिन आपका निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क। कौन है? कार्बोनेट अयस्क। जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। देखिए भर्जनों में आपका ऑक्साइड में परिवर्तन होगा और निस्तापनों में ऑक्साइड में परिवर्तन होगा। बस अंतर क्या है कि भर्जन में अधिक ताप लेते हैं और निस्तापन में सीमित ताप। बोले कि ताप उतना रहबे नहीं करता है, इसमें आपका जो है वायु की अनुपस्थिति रहती है। इसमें क्या रहती है? वायु की अनुपस्थिति रहती है। ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कि जर्डन CO3 से जर्डन प्राप्त करती है, CO3 कार्बोनेट अयस्क। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करा इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर से। इतना तैयार कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर इस चैप्टर से नहीं जाने वाला। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कार्बन तथा उसके यौगिक के साथ। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।